पढ़ने वाले हैं NCERT बायोलॉजी क्लास 11th की, और वहाँ उसमें हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये नया सीरीज़ स्टार्ट हो रहा है, स्प्लैशिंग बायोलॉजी सीरीज़ एल्टम साइंटिया की तरफ से। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और मेरा वीडियो चुनने के लिए तहे दिल से बहुत आप सबका धन्यवाद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पहले यूनिट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड के डाइवर्सिटी के बारे में। ठीक, कैसे ये लिविंग वर्ल्ड बना है, किन किन से बना है, और इनमें ये लिविंग थिंग की डाइवर्सिटी या फिर वैरायटी कितनी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि लिविंग क्या है, और इसके लिए हमारा पहला चैप्टर इस लिविंग वर्ल्ड के लिए ही डेडिकेटेड है, और हम सबसे ज़्यादा लिविंग को ही समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लिविंग क्या है। ओके, फिर इन लिविंग से वर्ल्ड कैसे बना है, और वर्ल्ड कैसे बना है उसमें उस वर्ल्ड में इनकी डाइवर्सिटी कैसी है, और एट लास्ट हम देखने की कोशिश करेंगे, ये पहले चैप्टर के लास्ट में ही हम जाते जाते देखेंगे कि कुछ अरेंजमेंट के बारे में बताया जाएगा, अरेंजमेंट, और यही आपका एक फाउंडेशन रखेगा दूसरे चैप्टर का जो होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उस अरेंजमेंट को ही हम यहाँ बहुत आगे बढ़कर पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है उसको कैसे रखा गया है या फिर क्लासिफाई कैसे किया गया है, तो उसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। और जब चैप्टर 2 को हम पढ़ेंगे तो इस चैप्टर 2 के लास्ट में जाते जाते हम NCERT में देखेंगे कि मेजॉरिटी जो है वो कैरी करता है इन दोनों को, ये दोनों कैरी करते हैं। सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जिस लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे लिविंग के बारे में ही पढ़ रहे हैं, और उसमें मेजॉरिटी एक तो प्लांट कैरी करते हैं और एक एनिमल कैरी करते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम अलग से डेडिकेटेड 2 चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल किंगडम। इनको 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। जहाँ तक बात की जा रही है डाइवर्सिटी की, तो आइए ज़रा डाइवर्सिटी पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। डाइवर्सिटी, अगर मैं कहता हूँ कि कुछ लिविंग बीइंग्स के नाम बताइए आप, तो लिविंग बीइंग्स के नाम इन द सेंस कि उनकी वैरायटी कितने तरह की हो सकती है। तो अगर हम कह दें, पहला तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, दूसरे आपको ध्यान में आ सकते हैं एनिमल्स, फिर आएंगे प्लांट्स। मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखा गया था, लेकिन पहले तो नहीं मालूम था, लेकिन अब तो मालूम हो गया ना। और जब बात आई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि इनकी तो अभी डाइवर्सिटी समझने में हमको पूरा चैप्टर देना ही है, चलिए इनको ज़रा ओपन करने की कोशिश करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया, सबसे पहला यही आता है, बैक्टीरिया। एक मिनट मैं ज़रा अपने पेन की सेंसिटिविटी सही। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देन था आपका एनिमल, और उसके बाद हम लोगों ने नाम लिया था प्लांट का। ठीक, अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और ब्रॉड करने जा रहे थे, जिसमें सबसे पहला नाम हमारे मन में आया था बैक्टीरिया। अगर जो कुछ हद तक हम ले लें कि अगर वायरस भी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, वायरस, चूँकि हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड को, तो ये दोनों के बीच का कड़ी होता है, ठीक, लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के। लेकिन अगर हम इस वायरस को अभी लिविंग मान रहे हैं, मान लीजिए किसी एनिमल में या फिर किसी भी जगह किसी बैक्टीरिया पर ही इन्फेक्शन काज किया है और ये लिविंग कंडीशन में अभी एक्टिवेटेड है। फंगल्स भी कुछ हद तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ हद तक क्या होते ही हैं, फंगस। ठीक, अब देखिए,
बैक्टीरिया को फिर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करिए। तो यहाँ हम बात करेंगे, कुछ फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक, कुछ कीमोसिंथेटिक, कुछ हेटेरोट्रॉफ होंगे। ये तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो गई। अगर हम इनके मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बेस पे, तो इसी बुक में आगे आप पढ़ेंगे बैसिलाई होंगे, विब्रियो होंगे, उसके बाद कुछ स्पाइरलम होंगे, कुछ कोकाई होंगे। तो शेप में डाइवर्सिटी यहाँ देख सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी देख सकते हैं। उसी तरह वायरस की बात करें तो ये तो ऑलरेडी हेटेरोट्रॉफ्स तो होते ही हैं, लेकिन इनमें कुछ एनिमल्स पर भी फीड करते हैं। इवन यहाँ तक कि कुछ वायरसेस बैक्टीरिया पर भी फीड करते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेज और फेज वायरसेस कहते हैं। ठीक, तो इन सबको अगर हम देखा जाए, हम लोग देखें कि प्रोकैरियोट्स, अगर जो इन्हें कह दें प्रोकैरियोट्स, आगे चल के क्लियर हो जाएगा व्हाट आर द प्रोकैरियोट्स, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। अगर इनको प्रीमिटिव ही मान लिया जाए तो प्रीमिटिव के 2 ही सेक्शन में आप इतनी डाइवर्सिटी पा चुके हैं, जबकि ये सबसे छोटे माने जाते हैं। और इनमें भी अगर जो फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक की बात की जाए तो फोटोसिंथेटिक में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और देख लीजिए पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज हो जाएंगे। कीमोसिंथेटिक में सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, फेरस ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अगर जो इनमें और बात किया जाए तो आप नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। तो अभी तो ये बैक्टीरिया का ही अगर जो आप पढ़ने लगे, उसमें भी अगर जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में आप स्पीसीज और जीनस की बात के लेवल पे चले जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, ये वही कॉकस है। कॉकस इसके मॉर्फोलॉजी के रूप में इसे नाइट्रोकॉकस कह दिया गया है। ठीक, लेकिन डाइवर्सिटी आप देखने की बात करिए, नाइट्रोसोमोनास और तो ये सब चीज़ें इतनी डाइवर्सिफाई हैं, इनको हमें पर्टिकुलरली समझने के लिए एक क्लासिफिकेशन या फिर प्रॉपर डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इन सब को समझने के पहले हमें जानना होगा कि ये काम कैसे करते हैं। अगर हम समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे, तब हमारे दिमाग में बात आएगी लिविंग की और लिविंग को समझने की। कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो अपने दिमाग में बनाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। कभी भी आप क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे तभी आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और तभी आपका नॉलेज आगे बढ़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पहली लाइन पे आते हैं। अभी तो ये एक तरह से कुछ डाइवर्सिटी के बारे में दिखाने की कोशिश करी जा रही थी कि ये डाइवर्सिटी नाम क्या चीज़ है। अब बात करते हैं इस लिविंग वर्ल्ड की, या फिर कुछ लिविंग को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक, लाइफ के फॉर्म्स की साइंस है बायोलॉजी। ठीक, बायोस मीन्स लाइफ होता है, लॉगस मीन्स स्टडी होता है। ठीक, तो इन दोनों से मिलके बना है बायोलॉजी। और चूंकि इसमें अरेंज्ड वे में, मतलब कि ये जो लाइफ है, अभी जितनी मैंने डाइवर्सिटी बताई, जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल पे डिवाइड किया गया है या फिर क्लासिफाई किया गया है, उनको अरेंज ही तो किया गया है। तो वही बात यहाँ समझनी चाहिए कि लाइफ के बारे में जो लॉगस या नॉलेज लेते हैं और इसको एक अरेंज्ड वे में जब हम
लाइफ के नॉलेज को अरेंज्ड वे में लेते हैं तो वहाँ से बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल तो ये दोनों मिलके बनाए आपने, ये दोनों शब्द मिलके बनाए, बायोलॉजिकल हो गया। किसी भी वर्ड के अंत में कल, कल, इक या फिर ऐसे कुछ सफिक्स लग जाते हैं तो उससे रिलेशन बस दिखाया जाता है कि बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड। तो वही चीज़ है, बायोलॉजिकल नॉलेज को अरेंज्ड में लेते हैं तो वहीं से बायोलॉजिकल, SCIENCE साइंस का स्टार्टिंग होता है। अब आप बायोलॉजिकल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब उस अरेंज्ड नॉलेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको लाइफ और लाइफ या लिविंग थिंग्स के कंपोनेंट और एसेंशियल पार्ट्स को समझाया जाएगा। ये है बायोलॉजी। इसको और डीप समझने के लिए आप और भी बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर और भी जो अच्छे बुक्स आएंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीधे इसी पे बेस्ड आपको एक बुक मिल जाएगी, एक चैप्टर भी मिल सकता है, ठीक, इसी बुक में मिलेगा। तो अब हमको क्लियर हो गया है कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस में इसमें टोटल एस्पेक्ट हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हम जहाँ भी घूमेंगे लिविंग के ही सराउंडिंग में घूमेंगे, इससे बहुत दूर नहीं जाने वाले, हम लिविंग्स या लाइफ के ही बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लिविंग प्रोसेसेस, यहाँ मैंने बात जो कही है, दरअसल एक एक शब्द को जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो एक एक शब्द के पूरे महत्व को डीपली समझने की कोशिश करिए, तब जाके आपको लगेगा कि यार ये कितना इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने बोला कि लिविंग बीइंग्स के और उनके कंपोनेंट्स या फिर एसेंशियल पार्ट्स को, एसेंशियल पार्ट्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिविंग बीइंग को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उनके कंपोनेंट और एसेंशियल पार्ट्स। कंपोनेंट से क्या मतलब है कि वो कंपोनेंट प्रोसेस कैसे होते हैं, वो कंपोनेंट बनते कैसे हैं और बनाते क्या हैं। लिविंग प्रोसेसेस की बात हम कर रहे हैं। लिविंग प्रोसेसेस में अभी सबसे पहले चैप्टर में ही आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो मेटाबॉलिज्म को अभी जस्ट आगे आप समझने वाले हैं। तो इसमें बस एक ये बातें समझा के आपको एक तरह से क्यूरियस बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप पहले इन सब चीज़ों को समझें और क्यूरियस हो जाएं कि चैप्टर में हमें अरे ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं। तब चैप्टर के कुछ जो फैक्ट्स होंगे वो आपके दिमाग को हिट करेंगे और काफ़ी देर तक रहने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग में, वो खुद रहने की कोशिश करेंगे और आप ज़रा सा और हेल्प करके या फिर एफ़र्ट करके उसे अपने दिमाग में बनाए रखने के लिए हल्का सा भी एफ़र्ट दे देंगे तो फिर भाई माशाल्लाह। आइए अगली लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सॉरी, स्लाइड के साइड में क्लिक हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है पेज, तो ऐसा कई बार हो सकता है आपको देखने के मिले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उसे बचाने की। द लिविंग वर्ल्ड comprises an amazing diversity, इन सब के बारे में तो बात हो ही गई, of living organisms। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहा जा रहा है, अर्ली मैन कुड easily perceive। अर्ली मैन का मतलब क्या है कि जो एवोल्यूशन में जो प्रिमिटिव आदमी थे या फिर प्रिमिटिव मानव जो थे वो परसीव कर सकते थे इन एनिमेट। एक मिनट में एनोटेशंस को ख़त्म करता हूँ, काफ़ी ओके। इन एनिमेट का क्या मतलब है, इन एनिमेट, इन एनिमेट, इनको अलग कर दीजिए। एनिमेट मीन्स होता है
टू ब्रिंग लाइफ, ठीक। और इन एनिमेट इन कहीं भी जुड़ जाता है तो अब्जेंस को शो करता है, ठीक। वही कह रहा है कि जो अर्ली मैन थे वो इन एनिमेट मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच डिफरेंस कर सकते थे, ठीक। तो उन्होंने उस बेसिस पे क्लासिफाई करने की कोशिश की, उन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग में बांट दिया, ठीक। क्योंकि हम लोग भी अभी इनिशिएट ही कर रहे हैं, बायोलॉजी में नए ही हैं, तो अभी उसी चीज़ से हम लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग से। चैप्टर इसी से स्टार्ट होगा। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, मतलब कि वही जो आदमी थे कुछ इनएनिमेट मैटर्स को डिफाइन किया कि जैसे ये सब चीज़ें जो हैं वो इनएनिमेट हैं। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और कुछ एनिमल और प्लांट्स में आते हैं। अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ inanimate and animate object was the same of eve of or fear। ओह ठीक। जैसे जो यहाँ लिखा जा रहा है AWE, अगर जो इसमें हम फुल जोड़ दें तो वही चीज़ बन रहा है फियर। तो ये इस सेंस में कहा गया है कि कॉमन फीचर जो थे एनिमेट और अनएनिमेट के ऑब्जेक्ट वाज सेंस ऑफ फियर दैट दे इवोक, जो उनमें होता था, ठीक। द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। जो ये डिस्क्रिप्शन है, जो हम आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि जिसमें ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, बिगन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में ये बहुत देर में स्टार्ट हुआ। पहले तो उनके यही कुछ फंडामेंटल फीचर्स रखे गए थे जिनसे हमें भय लगता है, या फिर कुछ ऐसे कॉमन फीचर जिनसे हमें भय नहीं लगते, जिनसे हमें भय लगता है, तो ऐसी चीज़। ओके, तो वहाँ देखिए कितना मतलब वो हो जाएगा कि अगर वहाँ एयर आपने इनएनिमेट लिया है, लेकिन वो हरिकेन, हरिकेन यहाँ बोलते हैं, ठीक, हरिकेन या स्टॉर्म के फॉर्म में आ जाए तो क्या वो इसे एनिमेट मानते थे और इनएनिमेट मानते थे, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये उनके क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक निकला, इसीलिए नया क्लासिफिकेशन आया। जब किसी भी चीज़ में अपने ड्रॉबैक सामने आते हैं तभी नए चीज़ को उसमें लाया जाता है। अगर आज की जो चीज़ द बेस्ट हो गई तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, या फिर उसमें किसी इवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए कि वहाँ अगर जो इन्होंने इसे एनिमेट और इनएनिमेट मानने में कोई गलती की तो नया एवोल्यूशन या फिर नया क्लासिफिकेशन लाने की ज़रूरत है, ठीक। उसी पे काम हुआ और मानव इतिहास में उसके बहुत दिनों बाद कुछ लिविंग्स के लिए डिफिनीशन का काम शुरू हुआ, डिफिनीशन का काम स्टार्ट किया गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। कहा क्या जा रहा है, सोसाइटीज विच indulged in anthropocentric
view of biology could registered limited progress in biological knowledge. मतलब कि जो societies which indulge in anthropocentric view means कि जो चीज़ है एंथ्रोपोजेनिक है. एंथ्रोपो जो होता है ये ह्यूमंस या फिर मैन मेड स्ट्रक्चर्स के लिए यूज किया जाता है. एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब उनका जो हाइपोथेसिस या फिर जो उनकी थिंकिंग है वो थी कि ये सभी चीज़ें ह्यूमन के लिए ओरिएंटेड हैं, ह्यूमंस के तरफ ही ओरिएंटेड थे. वो बहुत ज़्यादा या फिर यहाँ कहा जा रहा है लिमिटेड प्रोग्रेस, वो बहुत कम ही प्रोग्रेस आगे कर पाए अपनी बायोलॉजिकल नॉलेज का. ठीक, अब बात करी जा रही है सिस्टमेटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स बॉर्ड इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्स. अच्छा, कहा जा रहा है सिस्टमेटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन. सिस्टमेटिक, अब यहाँ कुछ और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है. कहा जा रहा है कि सिस्टमेटिक चीज़ें, जब चीज़ों को सिस्टमेटिक किया गया और उनको मॉन्यूमेंटल बेसिस पे भी देखा गया, मॉन्यूमेंटल बेसिस पर भी देखा गया, तब उनकी नेसेसिटी, जो भी इस बायोलॉजिकल नॉलेज की नेसेसिटी जो थी, सॉरी इसके लिए मैं दरअसल ज़्यादा तेज बोलने की वजह से गले में सूखापन या रूखापन लग रहा है, तो मैंने अदरक वगैरह अपने मुंह में लिया है, तो बोलने में इसीलिए कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है. तो प्लीज़ उसे अवॉइड करें, धीरे धीरे आदत हो जाएगी मेरी सही बोलने की इसके साथ. ओके, तो नेसेसिटी जो थी, इनकी समझ में आई कि अरे यार, इन्हें तो जब कई जगहों पे लिंक दिखने लगा कि इट सीम्स टू बी मच प्रिमिटिव और इट्स सीम्स टू बी मच मॉडर्न, या फिर इट सीम्स टू बी इन फ्रॉम और नियर पास्ट, तो इन सब चीज़ों के से उन्होंने कोरिलेट करना स्टार्ट किया. डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन के डिटेल सिस्टम डेवलप हुए, नॉमेनक्लेचर किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, इन सब चीज़ों को फिर आपस में लाया गया, इन नेसेसिटीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बायोलॉजिकल नॉलेज के लिए ये सिस्टमेटिक ज़रूरी है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ज़रूरी है मॉन्यूमेंटल बेसिस पे. ठीक, मॉन्यूमेंटल बेसिस मतलब हमको पास्ट भी देखना चाहिए, जिसे हम आगे चल के फाइलोजेनेटिक्स के नाम से हम देखेंगे. ठीक, तो वही सब चीज़ें यहाँ बताई जा रही. द बिगर स्पिन ऑफ सच स्टडीज वॉज रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म. बस वही फाइलोजेनेसी की बात हो रही है कि उनके बीच सिमिलरिटीज को देखा जाने लगा. that all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived. ठीक, मॉन्यूमेंटल शब्द इसीलिए इस्तेमाल किया गया कि एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. उन्होंने इनका ध्यान आकर्षित किया, हम्बल ध्यान, गहरा और विचारवान ध्यान उन्होंने आकर्षित किया अपनी तरफ, और फिर मानवों का या फिर ह्यूमंस को लगा कि नहीं, इनका कंजर्वेशन जरूरी है. ठीक, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट, देखिए इसीलिए इसे पढ़ना जरूरी है. In the following chapter of this unit, you will get a description including
classification of animal and plants from a taxonomist perspective. कोई एक टैक्सोनॉमिस्ट जो है, देखिए यहाँ भी इसने नया टर्म यूज कर दिया, ये सारे टर्म्स आपको आगे क्लियर होने वाले। टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट मतलब टैक्सोनॉमी जो करता है, आईएसटी हो गया ना, आईएसटी, तो वन हु डज टैक्सोनॉमी। अब देखो टैक्सो, NOMY, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिस्ट था, तो आपने पूछा कि हु इज द टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमिस्ट क्या चीज है। अब यहां मैंने बोला कि टैक्सोनॉमी जो करता है वो टैक्सोनॉमिस्ट होता है, तो अब आपको तुरंत पूछना है कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बस वहीं हम लोग पहुंच गए हैं, यही टैक्सोनॉमी है। पूरा ना लेके बस इतना ही समझ लीजिए कि किसी भी चीज को क्लासिफाई करना। अगर जो इसको और मैं इसी के फॉर्म में बोलता हूँ और आगे मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ कि नहीं आप कुछ और क्वेश्चंस पूछ सके मुझसे, तो मैं कहूँगा कि डिफरेंट टैक्सॉन में डिवीजन, फिर आप पूछेंगे कि ये टैक्सॉन क्या चीज़ है, तो टैक्सॉन मैं बोलूँगा कि डिफरेंट कैटेगरी। अब मुझे लगता है कि आप अपने एम पर पहुंच गए हैं, जो कि एक इंग्लिश वर्ड है जिसे आप अच्छी तरीके से समझते हैं। व्हाट इज कैटेगरी, कैटेगराइज करना क्या होता है, तो यही कैटेगराइजेशन, ठीक, यही कैटेगराइजेशन यहाँ क्लासिफिकेशन बोला जाता है, अलग अलग क्लास में रखना। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से मैं पहले एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने इतना टाइम इस पर क्यों दिया। ठीक, दरअसल इसके पीछे मेरा मकसद ये रहा, आप सोचेंगे कि क्यों इतना टाइम दिया जा रहा है, यहाँ इतना टाइम क्यों दिया जा रहा है। देखिए, कोई भी चैप्टर जब होता है तो हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जैसे किसी टीचर का इंट्रोडक्शन होता है या फिर आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो इंट्रोडक्शन में अगला क्या करता है, अपने बारे में बताता है ना, अपने आप को समझाने की कोशिश करता है। तो उसी तरह चैप्टर के पहले का इंट्रोडक्शन उस चैप्टर को समझाने की कोशिश करेगा, और वो इंट्रोडक्शन ऐसा होगा कि वो इस चैप्टर के अंत तक आपको एक इमेजिनेशन में बांधे रखे। वही काम यूनिट के पहले ये कर रहा है कि ये इन चारों चैप्टर्स के लास्ट तक आपको इमेजिनेशन में बाइंड अप करके रखे, या फिर क्लच करके रखे। तो वही चीज़ें आप सोचिए, फ़ायदा क्या है, 4 चैप्टर्स में 4 इंट्रोडक्शन पढ़ें, या फिर यूनिट के पहले एक इंट्रोडक्शन पढ़ें जो कि मुझे ओवरऑल इतने तक बांध दिया है, इमेजिनेशन इस चारों चैप्टर का दे दे। अब क्यों ना इसको भी पढ़ा जाए, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो इसमें बचा खुचा होगा वो इस चैप्टर को और अच्छे से समझने में हेल्प कर देगा। तो यहाँ किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। आई थिंक एट लास्ट मैं समरी को लीव करूँगा, क्योंकि वो आप पढ़ेंगे या फिर कोशिश करूँगा पढ़ाने की, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा एक चैप्टर का लास्ट समरी जो होगा। ओके, लेट्स स्विच टू नेक्स्ट पेज। अब देखिए, अर्नस्ट मायर के बारे में दिया गया है। एनसीईआरटी के हर यूनिट के पहले चैप्टर के पहले पेज पे आप किसी एक साइंटिस्ट को पाएंगे जो उस यूनिट से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि किसी भी साइंटिस्ट को उठा के रख दिया गया, नहीं, ये उसी से बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं। अब देखिए क्यों इन्हें लिया गया, इनके बारे में ज़रा फैक्ट खोजने की कोशिश करिए। सबसे पहले ही आपको मिला कुछ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट
एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। 20th सेंचुरी के डार्विन बोले जाते थे, मतलब जिन्होंने एवोल्यूशन का इनिशिएशन बताया या फिर उसके कॉन्सेप्ट का इनिशिएशन किया, ठीक, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का इनिशिएशन किया, इनकी तुलना उनसे की जाती है। ठीक, समझने की कोशिश करिएगा कितनी बड़ी हस्ती हैं ये। व्हाट वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट, मतलब कि साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। ठीक, अगर जो हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, अब दुनिया के इवोल्यूशन की बात छोड़िए, साइंस के इवोल्यूशन की बात की जा रही है, कि अगर जो साइंस के इवोल्यूशन में देखा जाए और सभी साइंटिस्ट को जोड़ दिया जाए तो उनमें ये टॉप 100 में आते हैं। ठीक, तो क्यों ना इनके बारे में जाना जाए, ऐसे साइंटिस्ट्स के बारे में, और ऐसे साइंटिस्ट के बारे में आप क्यों ना ढूंढ के पढ़ने की कोशिश करें। हम मानता हूँ इस समय टाइम नहीं होगा, लेकिन पढ़ा जा सकता है, अभी बहुत टाइम है अगर आप डिटेल्ड लेक्चर यहाँ पढ़ रहे हैं तो। ठीक, अब बात करते हैं हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक, आर्ट्स और साइंस के फैकल्टी रह चुके हैं, ये बात अलग है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगी, बशर्ते अज्यूमिंग द टाइटल अलेक्जेंडर अगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिट्स। ठीक, ये इनका टाइटल था। Throughout his nicely 80-year career, his research spanned ornithology, काम देखिए अब, ornithology पे काम किया, टैक्सोनॉमी पे काम किया, जो इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो जियोग्राफी पे काम किया। ठीक, इवोल्यूशन पर भी कहीं ना कहीं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक्स इसी यूनिट में आएगा। हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी अभी हम लोगों ने यूनिट के स्टार्टिंग में ख़त्म किया है, और ये पूरे चारों चैप्टर में हम लोग को इसी बारे में कुछ हिस्ट्री और हिस्ट्री बताएगा ही, और कुछ हम लोग के अंदर फिलॉसफी डेवलप करने का काम भी करेगा। ये ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, what you are doing, you are not doing single handedly, a teacher is helping you, a coach is helping you, your parents are helping you, but it does made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today। मतलब कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी, ठीक है, मान लिया किंगडम है, इसमें प्लांटी और एनिमेलिया को ले लिया जाए, प्लांटी एंड एनिमेलिया को ही ले लिया जाए तो ये आपस में काफ़ी दूर लगते हैं। लेकिन अगर स्पीसीज में डाइवर्सिटी कैसे आई, उनको समझने की बहुत, जो एक सेंट्रल क्वेश्चन था, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया। ठीक, जो कि आज भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उस पर काम किया और अभी तक शायद सॉल्व नहीं हो पाया है, लेकिन इन्होंने इनिशिएशन उसका दिया। शायद मुझे लगता है इसीलिए 20th सेंचुरी के डार्विन बोले गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 3 प्राइज इन्हें मिला, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज for biology, and Crawford Prize. Mardi died at the age of 100 in the year 24. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, देखते हैं उस पे क्या मिलने वाला है। तो इस स्लाइड पे अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 1, द लिविंग एंड द वर्ल्ड। ओके, इस चैप्टर को भी देखिए बांटा गया है। सबसे पहले हम लिविंग को समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें डाइवर्सिटी देखने की कोशिश करेंगे, फिर उसी जो मैंने कहा था कि लास्ट तक जाते जाते हम लोग सेकंड चैप्टर के लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ वहाँ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज
क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, उनको समझने की, क्लासिफिकेशन किस किस लेवल पर किया जाएगा उनको समझने की कोशिश की जाएगी, और एट लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में समझने का कोशिश समझाया जाएगा। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड। वंडरफुल अगर मैं कहता हूँ तो आपके दिमाग में लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड कितनी अमेजिंग चीज़ें आती हैं, क्या आप सोच सकते हैं? या फिर आप तो सोच ही रहे हैं वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड सुन के ही। एक चील या फिर काइट ऊपर एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे राउंड राउंड घूम रहा है और नीचे प्रे को देखते ही नीचे कूद जा रहा है। वही डिफरेंस देखिए, एक हमिंग बर्ड उससे कितनी छोटी एक स्टिल प्रे या फिर फ्लावर को देख रहा है, हवा में अपने पंख को डुलाते ही, मतलब हवा में अपने पंख फड़फड़ाते हुए ही एक कांस्टेंट एल्टीट्यूड पे बनकर उसका टोटल नेक्टर जो है सक कर रहा है। क्या ये वंडरफुल नहीं है? ये अच्छा नहीं है? कितनी अच्छी चीज़ें हैं। बुलबुल कितनी अच्छी आवाज़ करती है, मेरे रूम में चली आती है। मतलब मेरा रूम हॉल है, हॉल के बाद गैलरी है, गैलरी के बाद रूम है, खिड़की से और डायरेक्ट आउटसाइड खुलने वाला रूम भी नहीं है, लेकिन मेरे रूम में बुलबुल चली आती है और वो ट्वीट करती है। अमेजिंग है कि नहीं? वंडरफुल है कि नहीं? ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। अमेज तो बिल्कुल करता है। अभी हम लोगों ने एक डाइवर्सिटी देखने की बात करी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही हम लोगों ने देखना शुरू किया तो पता चला कि ये इस वीडियो के स्कोप से बाहर जा रहा है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, मैंने शायद वो बात नहीं किया। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोलर आइस केप्स पर भी रह रहे हैं, केप्स पर भी रह रहे हैं जहां टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री और यू कैन से सब ज़ीरो। ओके, अगर हम बात करें इसके कॉन्ट्राडिक्शन की तो यहाँ बात आती है HYDRO हाइड्रोथर्मल वेंट्स की। हाइड्रोथर्मल वेंट्स where temperature is greater than 90 डिग्री। ठीक, ये चीज़ है। मतलब कि जहाँ ये टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी है, इवन 100 डिग्री भी पहुँच जाती है, उससे भी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और जहाँ ठंड है इतनी 0 डिग्री सेल्सियस से कम भी है, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये हैबिटाट का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है क्या? कहाँ? ट्रॉपिकल जोन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे जीव रह रहे हैं। वहीं सवाना में भी तो रह रहे हैं, वहीं एंटार्क्टिक रीजन में भी तो रह रहे हैं। एंटार्क्टिक या आर्कटिक और आर्कटिक या नहीं कह सकते हैं, ये दोनों अलग हैं। आर्कटिक, ठीक, वहाँ पर भी तो रह रहे हैं। हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ बहुत गर्मी का मौसम है या फिर मॉनसून सीजन है, बट कहीं आज बारिश भी हो रही होगी। हाँ, अगर रेन फॉरेस्ट में जाएं तो शाम के समय एक बार बारिश ज़रूर होनी है, मस्ट है। वहाँ भी तो लोग रह रहे हैं। तो यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स भी हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है, वहाँ मस्ट है शाम को बारिश होना। तो ये चीज़ें हैं इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहाँ भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पाते हैं। इट कोल्ड माउंटेन्स, deciduous forest
oceans, freshwater lakes, desert और hot springs leave us speechless. वाकई में स्पीचलेस तो कर ही देते हैं कि कैसे ये वैरायटी या फिर डाइवर्सिफिकेशन हुआ. द ब्यूटी ऑफ द गैलोपियन हॉर्स, वाओ, गैलोपियन हॉर्स ऑफ द migrating birds, the valley of flowers or attacking shock evokes awe and deep sense of wonder. जहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, कितने ह्यूमंस हैं, इंटरेक्टिव एनिमल्स हैं, वहीं आप अगर शार्क की बात कर लें तो ऐसे ही दिमाग घूम जाता है, वंडर में आ जाता है कि ऐसा डाइवर्सिफिकेशन हुआ तो हुआ कैसे. द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड cooperation among member of the population and among population of a community or even the molecular traffic inside cell makes up deeply reflect on what indeed is life. अगर जो इकोलॉजिकल लेवल पे बात किया जाए अपने बायोस्फीयर में, तो कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर हम कैसे उनसे अलग हैं, या फिर इन अलगाव के बाद भी हम उनसे कैसे कोऑपरेशन में हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन के लिए भी उत्तरदायी हैं. हमारे जीवन को बशर्ते वो अच्छा बनाए या बुरा, लेकिन जीवन के लिए उत्तरदायी कहीं से तो हैं ही ना वो. वही बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है. आखिर ये जिंदगी है क्या चीज? This question has two implicit question within it. जो ये लाइफ क्या है, इसके अंदर ही दो क्वेश्चन जुटा हुआ है. द फर्स्ट इज अ टेक्निकल एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग. सबसे पहला इसमें हमें देखने की जरूरत पड़ेगी कि लिविंग क्या चीज है. अगर नॉन लिविंग से कंपेयर किया जाए, क्यों हम उसे नॉन लिविंग कह देते हैं, क्यों हम किसी को लिविंग कह देते हैं. एंड द सेकंड इज अ फिलोसॉफिकल वन. दूसरा जो है वो ज़रा दार्शनिक विचार के रूप में है कि हम अपने दर्शन से कैसे देख सकते हैं, अपने इमेजिनेशन से कैसे देखते हैं. एंड सीक आंसर टू द पर्पस ऑफ लाइफ. कि अगर हम इन दोनों में से इस एक को चुना है हमने कि हम लिविंग हैं, तो हमारे लिविंगनेस का पर्पस क्या है, क्यों हम लिविंग हैं, या फिर क्या करने के लिए हम लिविंग हैं. एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन. सही बात है, ये तो उन फिलोसोफर का वो है ना काम. हमें तो उस अरेंज्ड चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो इन लिविंग्स को बना रहा है. लिविंग्स बनने के बाद वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो उसके फिलोसॉफिकल नेचर पे डिपेंड करता है. वो उस पर्टिकुलर लिविंग पे भी डिपेंड करता है, या फिर दूसरा फिलोसॉफी या फिर फिलोसोफर बता सकता है कि क्या करना चाहिए या फिर क्या कर सकता है वो. ठीक, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग. अब हम सीधे उस पर अपना प्रकाश डालने जा रहे हैं, या फिर उस पर हम अपना फोकस करना जा रहे हैं कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है. तो मुझे लगता है लेक्चर अब ज़्यादा लंबा हो गया है, तो व्हाट इज लिविंग के लिए मैं लिखता हूँ टू बी कंटिन्यूड. ओके. हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ दिक्कत लगे तो आप ज़रूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में. मैं उसे और डीप करूं या फिर और शैलो रखूं, या फिर क्या कमियां आ रही हैं उसे ज़रूर बताने की कोशिश करिए. मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूंगा. और मैं अपने जैसा कि फेसबुक पेज पे करता हूँ, जो भी मेरे पेज को लाइक करता है या फिर कमेंट करता है, मैं उसे थैंकफुल उसके लिए रहता हूँ. और मैं उस पर बोलता भी हूँ, अपना नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके लिए डेडिकेट कर देता हूँ.
तो आप सबके लिए भी मैं ज़रूर डेडिकेट करूँगा ये भी पोस्ट, या फिर अगला पोस्ट जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।